Good morning, everyone. So, we have started chapter 5 Understanding Elementary Shapes. In that, I told you how to compare given line segments, how to compare their lengths. So, ruler, the scale is the most important instrument to use for the comparison of lengths of line segments. Okay? इसका मतलब जो मैंने आपको कंपैरिजन करना बताया था लाइन सेगमेंट्स में, उसमें स्केल से कंपैरिजन करना सबसे ज्यादा सही है। क्यों है? क्योंकि उससे हम उनकी लेंथ मेजर कर सकते हैं और लेंथ मेजर करके आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट लॉन्गेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। मैंने एक्सरसाइज 5.1 के 1 और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे लास्ट टाइम, और 3 और 4 क्वेश्चन मैंने आपको क्लास वर्क में करवाया था। ठीक है, सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? टेक 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन पी क्यू आर। कोई लाइन आपको ड्रॉ करनी है, उस पे 3 पॉइंट्स लेने हैं, उन पॉइंट्स के नेम है पी क्यू एंड आर। ओके, इन सच अ वे, और वो पॉइंट्स आपको उस लाइन पे किस तरीके से लेने हैं दैट पी क्यू इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उनके लेंथ होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे किस तरीके से होंगी। फाइंड आउट विच पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, मतलब पी क्यू आर, इन तीनों में से अगर इनको एक लाइन पे ड्रॉ करें तो कौन सा पॉइंट दूसरे दोनों पॉइंट्स के बीच में आएगा। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच नहीं, मिडिल नहीं, बिटवीन, मतलब उनके बीच में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए, द लॉन्गेस्ट लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से सबसे लंबी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। तो मैं 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ सबसे पहले। स्टार्ट फ्रॉम 0 and up to 9, इट इज रिटन ऑन दी स्केल। ओके, सो 0 से 9 तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की। द लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। इस लाइन की लेंथ क्या है? 9 सेंटीमीटर है। ओके, देन ये है पी क्यू, इसका नेम इन्होंने क्या दिया हुआ है? पी क्यू। तो 1 पॉइंट तो हो गया पी और अदर पॉइंट हो गया क्यू। ठीक है, इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर। क्यू आर यानी क्यू पॉइंट से स्टार्ट होके और आर तक जाएगा, और उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली वो इसी लाइन के ऊपर होगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर कैसे मेजर करेंगे क्यू आर? ये जो 5 है लिखा हुआ दिख रहा है आपको, दिस 5, ये जो 5 है ये जाना चाहिए क्यू पॉइंट के ऊपर, तभी 5 सेंटीमीटर लेंथ मेजर होगी। मतलब सिंपल, आपको क्यू से लेके और 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेके ये लेंथ बनानी है। ये मैंने 0 से और 5 सेंटीमीटर, ये आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर की लेंथ। ये वो पॉइंट है और ये लेंथ है क्यू आर, मीन्स दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। ओके, सो क्यू आर है 5 सेंटीमीटर, सिर्फ यहां से लेके यहां तक। और पी क्यू जो पूरी लाइन की, लाइन सेगमेंट की लेंथ है, जो बड़ी लाइन है, लाइन सेगमेंट है जो लॉन्गेस्ट है, उसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है पी आर जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। पी आर जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप देखिए, पी आर ये वाली लेंथ हो गई, आप इसको मेजर करोगे तो ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर ही आएगी। आई एम मेजरिंग इट। देखिए, ये 0 से स्टार्ट होके और 4 तक आ रही है। ये 0 से स्टार्ट होके 4 तक आ रही है, इसका मतलब पी आर की लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर। तो किस तरीके से लिखेंगे बेटा? कैसे आप इस लाइन पे शो करोगे लेंथ्स को? ये जो लेंथ है पी से आर के बीच में, दिस इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो लेंथ है आर से लेके क्यू के बीच में, दिस इज 5 सेंटीमीटर। दिस इज 5 सेंटीमीटर। आर से लेके क्यू के बीच में ये जो ऊपर मैंने लेंथ बताई हुई है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। और ये जो है पी से लेके क्यू के बीच में, दिस इज द लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको शो करना है, दिस इज 9 सेंटीमीटर। ओके, तो अब वो पूछ रहा है फाइंड आउट विच पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। बाकी जो दोनों पॉइंट्स है पी क्यू, इनके बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है? आर। तो आंसर क्या होगा? द पॉइंट आर इज बिटवीन द अदर टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। ओके, हेयर पी क्यू इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, ये लेंथ लिख दी मैंने। सो
point R. Point R is between the other 2 points. The other 2 points, और वो 2 points कौन कौन से हैं? P and Q. P and Q. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। इसमें जो सबसे बड़ी लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर, वो ड्रॉ कीजिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में फिर जो जो लेंथ दी हुई है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट आर लगाइए, और आपको अपने आप ही शो हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट बाकी दोनों पॉइंट्स के बीच में आएगा, ठीक है। तो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर लिए इस क्वेश्चन के साथ। अब नेक्स्ट हमारा है एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो एंगल होता क्या है, यू हैव स्टडीड एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। रेज आप जानते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट होता है लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे ये बी ए है, ये एक रे है, इसका इनिशियल पॉइंट है बी, ये रे इस पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड में देखिए एरो बना हुआ है। एरो का मतलब है, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि ये आगे तक जा रही है, ठीक है। ये एरो क्या शो कर रहा है कि ये आगे तक जा रही है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो दिस इज द रे, बी ए इज द रे। मैं ऊपर कर देती हूँ उसको, बी ए इज द रे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी टू रेज हैं, बी ए एंड बी सी, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। ओके आशिका, व्हाई आर यू सो लेट? BA and BC are two rays whose initial point is same, that is B. BA एक रे है और दूसरी रे है BC, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है B। तो जब इस तरीके से कंडीशन होती है कि दो रेस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, तो वो क्या है, फॉर्म करती है, एक एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई एंगल की डेफिनेशन कि एंगल होता क्या है। अब एंगल्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका मेजरमेंट। जिस तरीके से किसी भी लाइन का मेजरमेंट सेंटीमीटर में या मीटर में होता है, एक स्केल से हम उसको मेजर करते हैं ना, किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ को, और कैसे लिखते हैं, या तो मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, जो कुछ भी है, ठीक है। उसी तरीके से एक बार, सो द एंगल इज ए बी सी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेजरमेंट, कि कितना उसकी वैल्यू है उस एंगल की। एंगल की वैल्यू क्या है, वैल्यू से मतलब उसे अगर हम मेजर करेंगे तो कितना आएगा डिग्रीज में, ठीक है। जैसे ये लाइन है, इसे हम मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं स्केल, इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए, इसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए, और वो वैल्यू होती है जनरली सेंटीमीटर मीटर में, ठीक है। उसी तरीके से एंगल की वैल्यू को मेजर करते हैं हम प्रोट्रैक्टर से, यस उसे डी भी बोलते हैं। प्रोट्रैक्टर से इस मेजर करते हैं, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री। एंगल्स मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्री बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। एंगल की जो मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका मेजरमेंट, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो किससे मेजर करते हैं, प्रोट्रैक्टर को यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नेम होता है प्रोट्रैक्टर, जिसे हम डी भी कहते हैं, और वो किस में लिखते हैं, डिग्रीज में लिखी जाती है उसकी वैल्यू। जैसे ये सेंटीमीटर में लिखी हुई है, वैसे ये डिग्रीज में लिखी जाती है। अब मेजर करते किस तरीके से हैं, देखिए, ए बी सी इज एन एंगल, इसका वर्टेक्स है बी, तो ये आपका प्रोट्रैक्टर है। देखिए, दिस इज हैविंग द शेप एज डी, इसीलिए इसे डी कहते हैं, इसकी शेप डी के जैसी है, इसीलिए इसको डी कहते हैं। तो इसका एक ये सेंटर पॉइंट होता है, ये यहाँ पे जहां से सभी एंगल्स इनिशिएट होते हैं, स्टार्ट होते हैं सभी एंगल्स, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट को आपको वर्टेक्स पे रखना है, एंगल के वर्टेक्स पे रखना है। तो मैंने इसको रख दिया एंगल के वर्टेक्स पे, ठीक है। ये जो इनिशियल पॉइंट है इसको बी पे रखना है, और ये जो लाइन नीचे जा रही है सीधी, ये जो बिल्कुल 0 डिग्री वाली लाइन है ना, बिल्कुल सीधी, ये होनी चाहिए इस बेस वाली जो रे है, एंगल का जो बेस है ना, इस रे पे होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल रे पे, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं बेटा, ये डिग्रीज में लिखी हुई है, 0 10 20 30, और इनके बीच में आप देखिए छोटे छोटे ये पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे ये 0 है, फिर ये 5 10 15 20 25 30 35 40, इस तरीके से है, ये 5 5 के डिफरेंस पे बने हुए हैं, जैसे स्केल में होता है ना। देखिए, ये स्केल है, जैसे स्केल में होता है 0 1 2 3,
उसी तरीके से ये है 0 1 2 3 और उसके बीच में छोटे छोटे बने हुए पार्ट्स 5 5 के डिस्टेंस पे 0 5 1 1.5 2 2.5 उसी तरीके से ये बने हुए हैं 0 5 10 15 20 ओके। और इस जिस तरीके से ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है ना 1 सेंटीमीटर, उसी तरीके से ये छोटे छोटे जो पार्ट्स दिख रहे हैं ये डिग्रीज में है, जैसे 0 के बाद 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 8 9 एंड देन 10। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मतलब हर एक छोटे पार्ट की वैल्यू 1 डिग्री है। ठीक है, ये जो छोटे पार्ट्स हैं ये 1 डिग्री की डिस्टेंस पे है। तो अब आपको मेजर कैसे करना है, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है नीचे 0 डिग्री वाली जो लाइन दिख रही है ना आपको स्ट्रेट, ये इस बेस पे आनी चाहिए, इस बेस के ऊपर आनी चाहिए। और जो वर्टेक्स है वो इस सेंटर के ऊपर आना चाहिए, प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर है। तो किस तरीके से रखा मैंने, ये मैंने वर्टेक्स से प्रोट्रैक्टर का सेंटर रख दिया और देखिए ये थोड़ा ऊपर जा रहा है ना, इसको मैं इसके बिल्कुल ऊपर रख देती हूँ। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है ना, मैंने इस बेस के बिल्कुल ऊपर रख दी है और जो वर्टेक्स है वो सेंटर पे आ रहा है। अब आप देखिए ये जो सेकंड रे है ये बाहर की तरफ निकल रही है ना थोड़ी सी, ये कहाँ आ रही है, कौन सी लाइन पे कोइंसाइड कर रही है, ये है 50 डिग्री। नीचे देख सकते हो आप, ये 50 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा एंगल का, 50 डिग्री। देखो 50 डिग्री के ऊपर 130 डिग्री भी लिखा हुआ है, 130 डिग्री भी लिखा हुआ है ना। ये 130 डिग्री नहीं देखना है आपको एक्यूट एंगल के लिए, आपको देखने हैं नीचे वाले मेजरमेंट्स। ओके, कौन से देखने हैं, नीचे वाले मेजरमेंट्स। ओके, ये जो नीचे जनरली नीचे वाले मेजरमेंट्स ही देखे जाते हैं, ये जो 0 10 20 30 ये लिखे हुए हैं ना, ये वाले देखने हैं। तो आप देख सकते हो 50 पे आ रही है ये लाइन जो है ना, सीधी 50 पे आ रही है। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 50 डिग्री। इसका मेजरमेंट मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 50 डिग्री। ओके, उसी तरीके से ये जो सेकंड एंगल है पी क्यू आर, कि अगर आपको बने हुए एंगल्स मिल जाते हैं बुक में या पेपर में तो किस तरीके से आप उनको मेजर करोगे, सेम चीज करनी है। क्यू इसका वर्टेक्स है, क्यू पी इसका बेस है, तो मुझे क्या करना है, प्रोट्रैक्टर के सेंटर को इस क्यू पे रखना है, वर्टेक्स पे, इस तरीके से। और जो ये लाइन है ये 0 डिग्री वाली लाइन पे आनी चाहिए बिल्कुल सीधी। ठीक है, ये रख दी मैंने। अब ये देखिए जो दूसरी रे है वो कौन से कट पे आ रही है, ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, नीचे वाला तो मैंने क्या कहा आपको, नीचे वाले जो जनरली नीचे वाली डिग्रीज होती हैं वो मेजर की जाती हैं। ठीक है, तो ये आ रही है 110 डिग्री पे, तो इस एंगल की वैल्यू हो गई 110 डिग्री। तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी एंगल। इस तरीके से प्रोट्रैक्टर से आपको किसी भी एंगल का मेजरमेंट करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई एंगल के मेजरमेंट की बात। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक टेबल फॉर्म की हुई है, यहाँ पे देखिए उस पे डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं, टाइप्स लिखे हुए हैं एंगल्स के, और हर एक एंगल का कितना मैग्नीट्यूड होता है वो लिखा हुआ है। उनकी शेप भी बना के बताई हुई है मैंने आपको, यहाँ पे आप लिख सकते हो शेप और फिगर। दिस इज द फिगर ऑफ द पर्टिकुलर एंगल। ओके, सो पहला है 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड है 0 डिग्री। 0 डिग्री जिस एंगल का मैग्नीट्यूड होता है उसे बोलते हैं जीरो एंगल। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड जीरो एंगल। ठीक है, जिस भी एंगल का मैग्नीट्यूड 0 डिग्री होगा, मतलब उसको मेजर करने पे 0 डिग्री आएगा, वो क्या होगा, जीरो एंगल। अब यहाँ पे देखिए शेप किस तरीके से, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ ए एंड ओ बी, टू रेज आप देख सकते हो, ओ ए एंड ओ बी। पहली बात तो ये है कि एंगल फॉर्म किस तरीके से होता है, एंगल बनता किस तरीके से, देखिए एंगल ऐसे बनता है, मैं आपको उसे बता देती हूँ। मान लीजिए ये कोई रे है, ये पेन क्या है, एक रे है, और ये दूसरी रे है, दिस पेंसिल इज द अनदर रे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब क्या अपन में डिफरेंस कर सकते हो कि कौन सी रे, दोनों ही रेज की पोजीशन बिल्कुल सेम है, दोनों का इनिशियल पॉइंट बिल्कुल सेम है, यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों। ठीक है, और दोनों रेज का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ऑब्वियसली ये एक एंगल बना रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं,
तो ये होगा 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री क्यों? क्योंकि अभी जो दूसरी रे है इसने मूव करना स्टार्ट नहीं किया। जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगी इस तरीके से, अपने इनिशियल पॉइंट चेंज नहीं करेगी, ये पोजीशन चेंज नहीं करेगी, सिर्फ जो दूसरे जो एज है इसकी सिर्फ वो मूव करती है इस तरीके से। तो इस तरीके से धीरे धीरे एंगल्स बनते जाते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रही है, मतलब दूसरी जो रे है उसने अभी अपना मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं किया, तो वो होता है 0 डिग्री एंगल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ओ ए और ओ बी। ये ओ ए क्या है? पेंसिल। बेटा इट इज नॉट 360 डिग्री, इट इज 0 डिग्री। मैं आपको बताती हूँ अभी 360 में और 0 डिग्री में क्या डिफरेंस होता है। ओ ए जो है वो पेंसिल है और ओ बी जो रे है वो क्या है? ये पेन है। तो इस वक्त दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ना, मतलब अभी जो ऊपर पेंसिल है, जो रे है ओ ए, इसने मूवमेंट करना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, इसने मूवमेंट करना स्टार्ट नहीं किया, ये भी इसके ऊपर है, इसका मतलब ये 0 डिग्री एंगल है। दूसरा है एक्यूट एंगल, यानी बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री मैग्नीट्यूड और 90 डिग्री मैग्नीट्यूड के बीच में कोई भी मैग्नीट्यूड अगर आपको गिवन होगा तो वो होगा एक्यूट एंगल, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर रही है। अब ये 0 डिग्री से मूव करना स्टार्ट किया, अब ये मान लीजिए ये बन रहा है 45 डिग्री का, ये हो गया मान लीजिए 60 डिग्री का, और ये इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगी, बस ये यहाँ तक आ जाएगी। ये है 90 डिग्री एंगल। अब जब आप इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करोगे ना इस एंगल को, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये 90 डिग्री एंगल है राइट एंगल, ये मैंने नेम लिखा हुआ है राइट एंगल। देखिए 90 डिग्री इसका मैग्नीट्यूड है और इसका नेम है राइट एंगल। और ये इस तरीके की शेप होती है बिल्कुल, एक तो वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। लाइन नहीं, रे। एक हॉरिजॉन्टल रे है, एक वर्टिकल रे है, और दोनों का इनिशियल पॉइंट कॉमन है ओ, ठीक है। इस कंडीशन में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं राइट एंगल, और जो एक्यूट एंगल होता है उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है यहाँ कहीं। मतलब कि अगर आप मैग्नीट्यूड से देखें तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू फाइंड होती है एंगल की, तो वो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम। देखिए जैसे ये प्रोट्रैक्टर है, इसमें आप देख सकते हो ये 90 डिग्री है लिखा हुआ, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, इन दोनों के बीच में। मतलब कि ये 100, 110, 20, 30, ये जो एंगल है सारे ऑब्ट्यूज एंगल है। ये सभी 90 डिग्री से ज्यादा है इनका मैग्नीट्यूड, लेकिन 180 डिग्री से कम है। तो ये जो 0 डिग्री का एंगल है, ये लाइन होती है 0 एंगल, ये बीच के होते हैं एक्यूट एंगल, 90 डिग्री वाला होता है राइट एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम ये होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और जब एंगल पूरा 180 डिग्री हो जाता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, क्योंकि 180 डिग्री के आप देख रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है ये, ठीक है। एक रे तो यहाँ है 0 डिग्री पे और दूसरी रे है 180 डिग्री पे। यहाँ देखिए ये एक रे तो है ओ ए और दूसरी रे है ओ बी, ये 0 डिग्री वाली है और यहाँ से दूसरी रे ने स्टार्ट करके यहाँ पे आ गई जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में, तो ओ बी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है 180 डिग्री का एंगल, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे, जब ये मैंने आपको क्या बताया था अभी, ये जो लाइंस हैं ये 90 डिग्री एंगल था, ये हो गया 180 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ये धीरे धीरे यहाँ से ऐसे नीचे मूव करना स्टार्ट कर देती है जो पेंसिल है, और जब ये नीचे मूव करना स्टार्ट कर देती है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि ये 180 डिग्री से तो ज्यादा है और कंप्लीट एंगल से कम है, ठीक है। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, यानी ये लाइन आगे तक बढ़ा दोगे तो 180 बन जाएगा ना, उससे तो ज्यादा, और इसकी इनिशियल पोजीशन से कम यानी 360 से कम। और कंप्लीट एंगल होता है जब वो पूरा एक कंप्लीट राउंड कर लेती है, ठीक है। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए 90 डिग्री था ना, ये 180 डिग्री आ गया, फिर नीचे धीरे धीरे रिफ्लेक्स एंगल जा रहा है, और जब ये वापस घूम फिर के यहाँ आ जाती है ये पेंसिल, तो वो होता है कंप्लीट एंगल। मतलब उसने पूरा, इस पेंसिल ने पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया है अपना, तो वो जितना राउंड कंप्लीट करती है उसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री, ओके। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के एंगल्स हैं, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेस पे ध्यान रखना है।
शेप्स आपको समझ में आनी चाहिए कि किस एंगल की शेप किस तरीके से होती है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एंगल है, देखिए ये इधर से मेजर होगा, ये मेजर होगा यहाँ से, ठीक है। ये सभी में एंगल जैसे मैंने अभी बताया था, पेंसिल और पेन में इस तरीके से चलता है ना, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से मूव करती है, तो इन सभी की डायरेक्शन इस साइड में रहती है, इस साइड। यानी कि ये भी यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये जो रे है ओ बी, ये इसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से मूव करते करते यहाँ तक आ गई, तो रिफ्लेक्स एंगल ये होगा बाहर वाला, ये अंदर वाला नहीं होगा। ओके, तो दीज आर टाइप्स ऑफ एंगल्स जो मैंने आपको आज पढ़ाए हैं। कल बेटा हम क्या करेंगे, टुमारो वी विल स्टार्ट डायरेक्शंस, की डायरेक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको। डायरेक्शंस होती है, 4 डायरेक्शंस आर देयर इन द यूनिवर्स, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 4 डायरेक्शंस बनाई हुई हैं, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन पे अप साइड जो होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है। नहीं बेटा, ये टेबल तो आप उसी पे बनाइए। टेबल आप क्या करेंगे, ये जो टेबल है ये आपको लाइनिंग पेज पे बनानी है, और इनके जस्ट सामने लेफ्ट पेज पे जो आपका ब्लैंक पेज होता है ना, उन पे ये बनाने हैं। ये डायग्राम्स आपको लेफ्ट पेज पे बनाने हैं, ब्लैंक पे। मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने इस तरीके से बनाई है। ठीक है, तो 4 डायरेक्शंस होती हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे अप साइड में होती है नॉर्थ, डाउन साइड में होती है साउथ, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें राइट साइड में होती है ईस्ट और लेफ्ट साइड में होती है वेस्ट। ये 4 डायरेक्शंस हैं। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप अच्छे से जानते हैं। क्लॉक किस तरीके से मूव करती है, मान लीजिए मैंने एक क्लॉक बनाई हुई है, आप देख सकते हो सर्किल, ये एक क्लॉक को रिजेंबल कर रही है। ये 12 o'clock, ये 3, ये 6 और ये 9 इसी तरीके से लिखा होता है क्लॉक पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो हैंड होता है, क्लॉक की जो हैंड्स होती हैं, यस, वो इधर से नीचे की तरफ मूव करती हैं, यानी नॉर्थ डायरेक्शन से चल के साउथ डायरेक्शन पे मूव करती है, नॉर्थ से ईस्ट और ईस्ट से साउथ। जैसे ये वॉच है, ये वॉच देख सकते हो आप। अब ये देखिए, ये मिनट हैंड चल रहा है ना, मिनट की ये जो निडल है ये चल रही है, तो ये ऊपर नॉर्थ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट साउथ है और ये वेस्ट है। तो ये नॉर्थ से ईस्ट जाती है, ईस्ट से वेस्ट जाती है, वेस्ट से सॉरी ईस्ट से साउथ जाती है, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से जाती है ये नॉर्थ पे वापस। तो ये जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में क्लॉक की जो निडल्स हैं वो चलती हैं या मूव करती हैं, उसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है नॉर्थ टू ईस्ट एन ई, ईस्ट टू साउथ एस, साउथ टू वेस्ट डब्ल्यू, और डब्ल्यू से वापस नॉर्थ एन। ठीक है, यानी एन ई एस डब्ल्यू एन, ये डायरेक्शंस होती हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैंने ये बताया भी हुआ है छोटा सा बना के। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट और ईस्ट से नॉर्थ, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। उसके बाद में बाकी चीजें हम कल करेंगे। नो होमवर्क फॉर टुडे, ओके, थैंक यू क्लास।